हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को पिया बोलते हैं। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ तो ये क्या बोलता है, जैसे हमारा एस ए 220 है तो ये बोलता है एस ए 220 कि मैंने कुछ प्रोसीजर दिए हैं, उसके साथ में कर लेना कंप्लाई, यानी कि मेरे साथ में कंप्लाई कर लेना। फिर से एस ए 220 ये बोलता है मैं दो चीज़ दे रहा हूँ, एथिकल रिक्वायरमेंट और एक बता रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंस, इसके साथ में कंप्लाई करने ला। और एक आता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में 210, यानी कि उसके साथ में कंप्लाई करना। इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें तो चेक कर लेनी चाहिए। तो देखिए, परफॉर्म प्रोसीजर जो भी रिक्वायर्ड बाय एस ए 220 रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस। कंटिन्यूएंस कब आता है, ये लिखा हुआ। अगर कोई इनिशियल है तो आप एक्सेप्ट करोगे, बोला जिसका आप पहली बार ऑडिट करने जा रहे हो। अगर कोई रिकरिंग है तब आता है कंटिन्यूएंस वर्ड, यानी कि आप उसके साथ में कंटिन्यू करना चाहते हो। अब आता है बी, इवेल्युएट द कंप्लायंस एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एज रिक्वायर्ड बाय एस ए 220। पर ध्यान रखना एज वेल पार्टनर भी करेगा और एज वेल एज टीम मेंबर, सबकी चेक करना है। ऐसा नहीं कि पार्टनर इंडिपेंडेंट हो तो काम चल जाएगा, नहीं। टीम का हर एक मेंबर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर उसके अंदर आता है अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर एस ए 210। ये होता है पिया, यानी कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। इसका रेफरेंस कहाँ आएगा, अभी आएगा आगे जब हम इस्टेब्लिश करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। अब आते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ये करता है, ये सेट करता है STD किसकी, ऑफ ऑडिट की। तो जी अगर कोई आपसे पूछे कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी होता क्या है, तो आप याद रखना ये क्या करता है, दिस विल सेट द STD का मतलब STD, स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन किसकी, ऑफ ऑडिट की। और एक चीज़ में और हेल्प कर देता है हमें डेवलप करने में, हमारा ऑडिट प्लान को डेवलप करने में भी क्या करता है, गाइड करता है। क्या करने के लिए, ऑडिट प्लान जैसे कि हम क्या कर पाए अपना डेवलप कर पाए। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरमीडिएट में भी आता था, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा लिखा हुआ है, क्या फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। जब आप एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी स्टैब्लिश कर रहे हो तो आप कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है, यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको क्या करना है, ध्यान में। कंसिडर का मतलब होता है ध्यान में रखना, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहला क्या बात बताएगा, सबसे पहले आएगा, पहले आपको मैं पाँचों के पाँचों पॉइंट याद दिलाता हूँ। एक था डेटर्मिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, यानी कि डिटरमाइन करना। फिर हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देखते थे लास्ट, फिर हमारे उसमें टीम्स के एफर्ट्स देखते थे और NTE ऑफ रिसोर्सेज देखते थे, और एक आता था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है जब हम फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग में, जब हम, क्योंकि हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। सबसे पहला आएगा डिटरमाइन करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। इससे क्या होगा, इससे आपको पता लगेगा स्कोप। अब स्कोप कैसे, देखो आपको अगर एप्लीकेबल FRF पता लग जाए तो आपको पता लगेगा कि कितना काम करना पड़ेगा। एप्लीकेबल FRF मतलब IND/AS प्लस जो हमारा स्केड्यूल 3 है, इसको बोलते हैं एप्लीकेबल FRF। इसके साथ में कंपेयर, अगर कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे लेट्स सपोज बैंक के केस में LFAR की रिक्वायरमेंट है, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो आपको एक तरीके से स्कोप पता करना है, ठीक है। कोई यूज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, वो सारे एग्जांपल्स यहाँ पर लिख के दे रखे हैं, एज एन एग्जांपल लिख के दे रखे हैं। स्कोप पता लग जाएगा। स्कोप के लिए एक रिगार्डिंग में एग्जांपल देखें, भाई एप्लीकेबल FRF पता कर लो, सबको पता लग जाएगा क्या क्या काम करना है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, जैसे बैंक के केस में LFAR की। एंटिटी यूज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, तो ये सब आपको पता लग जाएगा जब आप डिटरमाइन करोगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ना, कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके की विशेषताएं ऑफ ऑडिट। फिर आता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। आपको दो चीज़ें चेक करनी है बस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में, क्या एक तो क्या तो ऐसे याद रखना, क्या एक तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा फॉर ऑडिटर कैसे कम्युनिकेट करेगा, क्या नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन क्या रहेगा, और रिपोर्टिंग की टाइम टेबल क्या करेगी उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बस दो चीज़ें रख लेना। रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव यही है, एक तो कम्युनिकेट करना पड़ता है किसी ना किसी को, जैसे किसी को भी जैसे किसी भी गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो नेचर ऑफ द कम्युनिकेट क्या रहेगा। रिपोर्टिंग में तो ये तो करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग का क्या टाइम टेबल रहेगा। उसके रिगार्डिंग में 2 एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, मेन का उसको मैंने आपको वहाँ लिखवा दिया। फिर आता है कंसिडर द फैक्टर्स, जो कि क्या है, दैट आर सिग्निफिकेंट है डायरेक्टिंग करने के लिए टीम्स को। इसके बाजू में लिख लेना टीम्स एफर्ट,
इसी को बोलते हैं टीम्स का एफर्ट। फिर आता है कंसिडर। अब क्या करना, कंसिडर करना जो रिजल्ट्स आए हैं, ये आ गया ना प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। तो जो भी रिजल्ट्स निकल के आएंगे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ से, उसको भी कंसिडर करने हैं आपको। ऐसे नहीं, वो ऐसे ही नहीं फालतू में करा दी एक्टिविटी, यानी कि कोई एक्टिविटी है जैसे एमसीएस बैच में होती है, तो ये वैसी वाली नहीं है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना भी है या नहीं उसी पर डिपेंड कर जाता है। जैसे सपोज हम 210 कर रहे हैं, अगर प्री कंडीशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, मतलब 210 बोलता है ना कि अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं है तो इट्स बेटर नॉट टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, कि आप एंगेजमेंट क्या करो, एक्सेप्टिंग मत करो। 700 सीरीज़ क्या बोलती है, आफ्टर द एक्सेप्टेंस, यानी कि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद कोई लिमिटेशन आई या फिर कोई भी चीज़ आई है तो वहाँ से विड्रॉल कैसे करना है वो बताता है 700 सीरीज़, वो वहाँ देखेंगे। फिलहाल आप चिंता समझ लो, जो भी कंसिडर रिजल्ट निकल के आएंगे उसको कंसिडर करना है। फिर आएंगे NTE ऑफ रिसोर्सेज, जो भी नेसेसरी है परफॉर्म करने के लिए एंगेजमेंट। रिसोर्सेज जो भी नेसेसरी लगती है आपको परफॉर्म करने के लिए एंगेजमेंट, ये आता है जब आप इस्टेब्लिश कर रहे हो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। सबसे पहले देखो डिटरमाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, देन हम इसमें जो हमारा ये है रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या बैठते हैं। थर्ड पे हम ये देख सकते हैं भाई टीम्स के एफर्ट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो टीम को डायरेक्ट करने में हेल्प करेगी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है उसका भी इफेक्ट को क्या करना, कंसिडर कर लेना। तीसरे पे जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है ना, जो हमने जो हमने ये किया है, इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको भी कंसिडर करना है। NTE ऑफ रिसोर्सेज जो भी नेसेसरी लगते हैं आपको एंगेजमेंट परफॉर्म करने के चक्कर में। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटजी। रिसोर्सेज गुणा 4 कर देना, रिसोर्सेज इंटू 4। सबसे पहले देखो, अब आप इसको सोचो, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट करूँगा, किसी को अपनी नौकरी पे भी रखूँगा, तो क्या देखूँ, क्वालिटी तो देखूँगा। ऐसे करो ना कि भरे जाऊँगा भेड़ चाल, तो क्वांटिटी तो कभी आएगा नहीं एम्प्लॉयमेंट में कभी क्वांटिटी आएगा ही नहीं, क्या आएगा, क्वालिटी। जब मैं एलोकेशन करूँगा कितने बंदे, अब देखो एक चीज़ बताओ, मुझे पता है एक मशीन पे 10 बंदे रख के काम चल जाएगा, तो मैं वहाँ 15 क्यों रखूँगा। तो जब मैं एलोकेट करूँगा तो क्वांटिटी वाइज करूँगा रिसोर्सेज का। क्या मेरी टाइमिंग रहेगी जब मैं डिप्लॉय कर दूँ अपने रिसोर्सेज को, उसका टाइमिंग पता रहना चाहिए। और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो ये याद रखो, रिसोर्सेज इंटू 4, नहीं भी रखोगे तब भी याद हो जाएगा। बेनिफिट्स ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। अब आता है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान आपको पता है, पहले स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश होती है, उसके बाद ऑडिट प्लान डेवलप होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या बोलती है, मैं गाइड करूँगा कैसे डेवलप करना है ऑडिट प्लान। तो पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी इसलिए इस्टेब्लिश की जाती है ताकि हम ऑडिट प्लान डेवलप कर सकें। इसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगा कि ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या कंटेंट आते हैं, तो आपको दोनों ऐसे पता होना चाहिए। रैप होता है, रैप क्या होता है, एज पर एस 315। फैप होता है, फैप क्या होता है, एज पर एस 330। और जो भी अदर प्रोसीजर्स हैं जैसे 550, 560, वो सब लिखना है। इसे बोलते हैं हम दिस इज़ कंटेंट। तो अगर क्वेश्चन आगे कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान बताओ तो आपको ये लिखना है NTE ऑफ रैप एज पर एस 315, NTE ऑफ फैप एज पर एस 330। अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या रहेंगे दैट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म, एग्जाम्पल 550 एंड 560, ये इसके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे। तो दिस इज़ कंटेंट। और बताए बेनिफिट्स, ऑडिट प्लान से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इंटरमीडिएट, A और P याद रखना, A और P याद रखना बस आपको। मतलब A से अटेंशन जाएंगे इम्पोर्टेंट एरियाज़ पे, और टाइमली रिजोल्व कर पाएंगे उनको प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स होगी भाई, अटेंशन कर पाएंगे इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे, और टाइमली हम रिजोल्व कर पाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। और उसके बाद में AP के बाद में फिर आपको बस इंगेजमेंट टीम को पकड़ लेना। इंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन, इंगेजमेंट टीम का डायरेक्शन, सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाएगा। आज यही मैं आपको पढ़वा देता हूँ। अटेंशन जाएंगे इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे, टाइमली रिजोल्व कर पाएंगे हम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, प्रॉपर सिलेक्शन, डायरेक्शन और फिर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा अच्छा अपने आप ही। अब एक चीज़ सोचो, ये भी बड़ा अच्छा सा है, MCQ के लिए हो सकता है। नेचर एंड एक्सटेंट, मुझे एक ऑडिट जैसे RIL है, उसका मैं ऑडिट करने गया, मुझे देखना कि मुझे कितनी हद तक, कितनी एक्सटेंट तक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैं देख रहा हूँ नेचर एंड एक्सटेंट कितना रहने वाला है प्लानिंग का। तो इट डिपेंड्स किस पे, सुनना मेरी बात। साइज़, भाई एक तरफ तो मैं करने जा रहा हूँ किसी छोटी मोटी कंपनी का, जैसे छोटी मोटी कंपनी की बोलूँ, जैसे अनअकैडमी लिस्टेड थी, निकाल सका मैं झूठ बोला, जोमेटो, चलो जोमेटो
उसका करने जा रहा हूँ। एक तरफ मैं करने जा रहा हूँ RIL का, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। साइज़ के हिसाब से तो प्लान करूँगा ना। फिर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, साइज़ सबसे पहले घुसा अंदर देखा भाई एंटिटी का कितना बड़ा साइज़ है, उसकी कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। फिर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, एक तरफ एंटिटी का देखा, अब मैं अपना भी देखूँगा कुछ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ क्या कहता है। फिर चेंज क्या क्या हुए हैं इन द सर्कमस्टेंस, अगर कोई चेंज हुआ है नहीं, तो सबसे पहले एंटिटी के अंदर घुसिए, उसके अंदर देखिए कि कितनी बड़ी एंटिटी है, इनका साइज़ एंड कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। या मुझे तो उसका देखा, अब अपने भी कुछ चीज़ देखो, क्या अपना पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़, अगर कोई चेंज हुआ है इन द सर्कमस्टेंसेस तो ये इस पर डिपेंड करेगा। नोट, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि अब तक जो भी काम करा है, स्ट्रेटजी, प्लान, सिग्निफिकेंट चेंज। फिर आता है, अब यहाँ से सारी कंडीशन बेस शुरू हो जाएंगे। क्या, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल और स्ट्रेटजी और उसके, अरे भाई साहब बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है, दिस विल कम फर्स्ट, ये पहला आती है, इसके बिना प्लानिंग संभव नहीं है। ठीक है, ये गाइड करती है, डेवलप करती है, बहुत सारे पॉइंट बना के एक साथ लिख देना, आएगा भी वैसा क्वेश्चन। स्ट्रेटजी कम फर्स्ट, प्लानिंग इज मोर डिटेल, स्ट्रेटजी प्रोवाइड गाइडलाइन करती है, प्लान इंक्लूड्स रैप, फैप, एंटी ऑफ रैप और फैप। अब प्लानिंग की वाली डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, रादर इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, जो कि पिछले ऑडिट खत्म होने से शुरू होती है और इस करंट ऑडिट के एंड तक चलती है। प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर, इसको मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट, May 24 के क्वेश्चन पेपर में भी शायद आया था, May 24 के इंटरमीडिएट वाले में। प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर, वर्ड पढ़ना क्या लिखा हुआ है, प्रायर टू द प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग से भी पहले, प्लानिंग से भी पहले, प्रायर टू द प्लानिंग, प्लानिंग में कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, नीड टू कंसिडर, ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन इनको फॉलो कर लो। क्या, AP एज रैप अदर रैप, बोलो AP एज रैप अदर रैप, मटीरियलिटी कितनी रहेगी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे एज रैप, अदर रैप, इन्वॉल्वमेंट क्या रहने वाली है एक्सपर्ट की, और डिटर्मिनेशन क्या रहेगा मटीरियलिटी का। तो प्रायर टू द प्लानिंग अगर कैसा क्वेश्चन आया, ये लिखा रहेगा वर्ड, ये प्रायर वर्ड हमेशा मिलेगा, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। देखो ऑडिटर क्या कर सकता है, तो आपको सबको पता ही है, ऑडिटर क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि हम डिस्कस कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के, किसके साथ में, विद एंटिटीज़ के मैनेजमेंट के साथ में, क्या करने के लिए, टू फैसिलिटेट द कंडक्ट, मतलब फैसिलिटेट करने के लिए, बट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन द ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ही रहेगी। ऑडिटर शुड ऑल्सो टेक केयर, क्या, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, सिंपल सी बात है भाई, वो नहीं होनी चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर है और अदर की मेंबर्स हैं, किसके, एंगेजमेंट के, शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ ऑडिट, MCQ के लिए मार्क कर लेना। कभी वो ऐसा बोल दें कि एंगेजमेंट पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं, तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या अकेला बना सकता है, तो देखो एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम, तो मैनेजमेंट की टीम को मत गुजर देना, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर होगा और अदर की मेंबर भी आएंगे, शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ ऑडिट। अब इसको एक, इसके यहाँ पर मार्क करना UCA क्या होता है, अगर ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, तो एक ऑडिटर कब भाई उसने स्ट्रेटजी बनाई होगी, उसने कुछ ऑडिट प्लान भी बनाए होंगे, अगर इसमें चेंज हुआ तो फिर इसमें भी नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस का नाम देखना कैसे लेना है, नेसेसरी चेंजेस, कुछ करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, जहाँ भी UCA दिख गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी, यानी कि ऑडिट स्ट्रेटजी भी रिवाइज करनी पड़ेगी और आपको अकॉर्डिंगली अपना ऑडिट प्लान भी रिवाइज करना पड़ सकता है। UCA का मतलब क्या है, सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कोई आ गया, चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस आ गया, इन कंडीशन आ गया, या फिर थर्ड पार्ट बोल सकते हैं, ऐसे जो भी ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन करा उसके बेसिस पे आपने कुछ प्रोसीजर्स लगाए होंगे, वहाँ से आपको कुछ ऑडिट एविडेंस मिला और उसके बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, चेंजेस करना चाहते हो, तो UCA यूज़ आएगा। अच्छा बोलो, यूज़ आएगा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। फिर तीसरे बिल्कुल C से कोई भी चेंज हुआ है इन द कंडीशंस में, और थर्ड पे क्या आ जाएगा, जो भी आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे हैं उसके बेसिस पर अगर आप लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो चेंजेस का होगा UCA जब होगा।
फिर आता है जी ऑडिट प्रोग्राम। यही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। सॉरी, 1 सेकंड का। ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम सबको पता है। लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, कैसे कैसे वो प्रोसीजर लगाने हैं, कैसे उसकी एक लिस्ट होती है, इसी के अंदर होती है। ड्यूरेशन भी इसके अंदर होती है, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि ड्यूरेशन और कंप्लीटिंग द ऑडिट टास्क प्लान में आता है, ऑडिट प्रोग्राम में आता है, किसके अंदर आता है, तो इसमें ऑडिट प्रोग्राम के अंदर जाता है। तो लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यह है क्या, कॉमनली प्रिपेयर टू एलोकेट द वर्क, एलोकेट करता है वर्क को। लिस्ट ऑफ एक ऑडिट प्रोसीजर की है, एंड ड्यूरेशन फॉर कंप्लीटिंग द ऑडिट टास्क, यानी कि ये भी इसी के अंदर आता है। तो याद रखना, अलोकेट करने के लिए वर्क को तब बनाया जाता है। अरे किसी उसमें लिख के देते ना, जैसे एक चिट्ठी से बना कर देते हैं ऑडिट वर्क कैसे कैसे काम करेंगे, तो एलोकेशन भी इसके अंदर ही होगा, कैसे कैसे आप काम करोगे, क्या क्या प्रोसीजर लगाने हैं, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर वो भी इसके अंदर ही होंगे। एंड गाइस ड्यूरेशन कितने दिन में, मतलब कब तक खत्म हो जाना चाहिए, वो भी इसके अंदर ही होता है। बस इतना याद रख लेना। अब आते हैं फॉर्मुलेटिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट। आप क्या कर रहे हो, फॉर्मुलेटिंग, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। आप क्या कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंड ऑडिट प्रोग्राम, फॉर्मुलेटिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम है ये, फॉर्मुलेटिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो इम्पोर्टेंट मैटर कंसिडर इन दिस रिगार्ड, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है, आपको वो कंसिडर करने चाहिए। सोचो, मैं एक फॉर्मुलेट करने जा रहा हूँ ऑडिट प्रोग्राम को, तो क्या क्या सोचूंगा, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, इन विच द एंटिटीज इंगेज, यानी कि इन विच द एंटिटीज ऑपरेट। वो मैं कैसे करूँगा, वो कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले तो खुद से जाकर विजिट कर लूँगा, क्लाइंट के ऑफिस को जाकर देख लो भाई, उसका आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चीज़ें कैसे कैसे निकलती है वो सब पता लग जाएगा। हाउ डॉक्यूमेंट पास, यानी कि कैसे एक डॉक्यूमेंट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर पास होता है वो किस तरीके से पास होता है, ऑथराइज कैसे होता है और रिकॉर्ड कैसे होता है। हाउ डॉक्यूमेंट पास, ऑथराइज कैसे होता है और रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। हाउ कैप द बुक, जो भी उनकी बुक्स हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं। अब अगर उसने पूछा स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल के बारे में, सिंपल सी बात है, फैक्ट्री विजिट करूँगा और क्वान्टिटेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं या नहीं, बस इतना चेक कर लूँगा। तो ये आपका पहला पॉइंट, जो किसके अंदर, नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच द एंटिटीज ऑपरेट। दोबारा से बता देते हैं, एक बार दोबारा से देखना। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नेचर ऑफ द बिजनेस। तो मुझे सबसे पहले तो नेचर ऑफ द, एक सेकेंड, नेचर ऑफ द बिजनेस पॉइंट देखना पड़ेगा, इन विच द एंटिटीज ऑपरेट। बात बताओ कैसे चेक कर सकता हूँ, खुद सोच कर देखो। सबसे पहले तो क्लाइंट के ऑफिस में जाकर देख लूँगा कैसे वो डॉक्यूमेंट पास करते हैं, ऑथराइज करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं। हाउ कैप्ट एंड बुक्स मेंटेन, कैसे रखी जाती है, दोनों है। कैप्ट कैसे करते हैं, बुक्स को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कैप्ट भी करते हैं एंड मेंटेन भी करते हैं, किसको, लेकिन करते हैं किसको, बुक्स को। इंडस्ट्री है तो भाई फैक्ट्री विजिट कर सकता हूँ, बस फैक्ट्री याद रखना, आपको अपना आप याद आ जाएगा। अब ऑडिटर को क्या मिलते हैं, देखो, शुड ड्रॉ अप द ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर कंसिडर द टेक्निकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेटअप। अगर आपको टेक्निकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग साहब का सेटअप पता लग गया, किसका, एक एंटिटी के अंदर, यानी कि एक एंटिटी का कैसे कैसे सेटअप होता है, कैसे कैसे नहीं, अकाउंटिंग भी, टेक्निकल भी, फाइनेंशियल भी सारा पता लग गया, तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो ऑडिट प्रोग्राम को। तो ये तो हो गया नेचर ऑफ द एंटिटी इन विच द एंटिटीज ऑपरेट। दूसरे नंबर पे ओवरऑल प्लान, तो क्या होना चाहिए, देखो, शुड बी ड्रोन टू एंश्योर अ सिस्टमेटिक अप्रोच, जिससे कि, यानी कि ये ऑडिट प्लान क्या होना चाहिए भाई, ड्रोन होना चाहिए, जिससे कि हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिल जाए टू द वर्क। इफ़ एनी डाइवर्जेंस, यानी कोई भी अगर डाइवर्जेंस होता है तो ध्यान रखना, प्लान तो सबसे पहले इन द ऑडिट प्रोग्राम, आज सुना, अगर कोई भी डाइवर्जेंस होता है इन ड्राइंग द ऑडिट प्रोग्राम एफोर्ट प्लान, सच द ओवरऑल प्लान, फर्स्ट द ओवरऑल प्लान शुड बी मॉडिफाइड होना चाहिए आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन एंड देर आफ्टर ओनली दैट स्पेसिफिक मैटर मे बी टेकन इन द ऑडिट प्रोग्राम। तो अगर कोई भी डाइवर्जेंस होता है किसके अंदर में, इन ड्राइंग द ऑडिट प्रोग्राम, कुछ भी अगर चेंज होता है तो फर्स्ट आप ओवरऑल मतलब प्लान में चेंज करो, और प्लान से चेंज करते करते आते 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 आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन कि जितना भी इफेक्ट थे, देखो, स्पेसिफिक मैटर मे बी टेकन इन द ऑडिट प्रोग्राम, वो ले लिया गया है। पता रखना ऑडिट प्लान होना चाहिए सिस्टमेटिक अप्रोच के लिए। अगर कोई चेंजेस होता है तो पहले आप इसमें बताऊँ, ये भी नहीं लिखोगे ना, डाइवर्जेंस भी आप इतना लिख देना, अगर कोई भी इफ़ एनी डाइवर्जेंस तो फर्स्ट मॉडिफाई दी ऑडिट प्लान, देन कंसिडर करना
ओनली दैट स्पेसिफिक मैटर जो है मे बी टेकन इन द ऑडिट प्रोग्राम। अब हम इसमें सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर। द ऑडिटर्स एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल शुड हैव 3 फीचर्स। भाई सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल होता है एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर का, तो ऑडिटर्स की यानी कि ऑडिटर की एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल शुड हैव 3 फीचर्स। सबसे पहला रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस, और क्या करते हो इवैल्यूएशन कर पाए। तो इंटरनल कंट्रोल के ये फीचर्स होने चाहिए ऑडिटर्स के एग्जामिनेशन के हिसाब से। द स्टडी एंड इवैल्यूएशन, जब आप स्टडी एंड इवैल्यूएशन करोगे कि इसका इन इंटरनल कंट्रोल का, वो हेल्प कर जाएंगे ऑडिटर को, जिससे कि उसका रिलायंस और बढ़ जाए उसके एक एंटिटी के कंप्लेन इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। भाई रिव्यू भी करता है, कोई अच्छी बात है, प्रिलिमिनरी भी है, बहुत अच्छी बात है, टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस भी करता है, बहुत अच्छी बात है, और इवैल्यूएशन भी करता है, मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब है तो इससे ऑडिटर का जो रिलायबिलिटी है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के प्रति। तो कुछ नहीं, सबसे पहले नीचे देखो एंटिटी इसमें ऑपरेट कर रही है, उसके 2-4-5 पॉइंट लिखो। ऑडिट प्लान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सिस्टमेटिक अप्रोच मिल जाए। इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग में सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर की जो एग्जामिनेशन है, ऑडिटर्स की एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम कंट्रोल, उसके पास में बोला 3 फीचर होने चाहिए। रिव्यू होना चाहिए, टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस करना चाहिए, और इवैल्यूएशन भी करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये हुआ। और देखिए जरा, वेदर द ट्रांजेक्शन, अब ये यही वाला है, यही इंटरनल कंट्रोल के, वेदर द ट्रांजेक्शन आर प्रॉपर्ली ऑथराइज होनी चाहिए एंड रिकॉर्डेड होती है इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। इंटरनल कंट्रोल इंश्योर करना चाहिए बहुत, इसको इम्पोर्टेंट रखना एमसीक्यू के लिए। फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल दोनों आने चाहिए, आर चेक्ड कंटिन्यूसली। तो अगर कोई इंटरनल कंट्रोल है लगाया है तो इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स आर चेक्ड कंटिन्यूसली, वो चेक होते हैं। पर इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है फाइनेंशियल स्टैटिस्टिकल दोनों ही चेक होते हैं। फिर 3 पॉइंट हुए। सबसे पहला एंटिटी इसमें ऑपरेट करती है, ऑडिट प्लान, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग प्रोसीजर। 4th नंबर पे क्या है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो साइज, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। और फिर एक्यूरेसी रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस का, मतलब जी सुनो, इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम हिज क्लाइंट, क्या क्या करना चाहिए, क्लाइंट की हिस्ट्री क्या रही है, बिजनेस क्या रहा है, नेचर पर्पस क्या रहा है, एंड टाइम शेड्यूल क्या रहेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। फिर लास्ट बात है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट की पॉलिसीज़। बस ये 4 पॉइंट है। तो मैंने ये बोला कि 6 के 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, पर ये 3 तो आपको याद होने चाहिए स्टार्टिंग के। वही आप फॉर्मुलेट कर रहे हो, सबसे पहले उसका नेचर, एंटिटी किस चीज़ में ऑपरेट करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप उसका समझोगे ओवरऑल प्लान क्या है। 3rd नंबर पर जहाँ कहीं जगह आएगा इंटरनल कंट्रोल, एंड 4th पे साइज आएगा, साइज नहीं बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब एनटीई ऑफ मतलब इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड्स टू द एंटिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, भाई एंटिटी का बिजनेस क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है, और कितने टाइम में जो ऑडिट कंप्लीट कर देना है, और लास्ट में अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर मैनेजमेंट पॉलिसी दोनों। अब देखना, अब बस इतना ही था। अब आपने आफ्टर द ऑडिट ऑडिटर हैज़ कलेक्टेड द अफोर मैंशनड इंफॉर्मेशन, ही विल बी इन अ पोजिशन कि वो ड्रॉ कर सके द प्रोग्राम ऑफ द ऑडिट, यानी कि ऑडिट प्रोग्राम डेवलप कर सके। भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में, इसमें बोलो ना फॉर्मुलेटिंग करने के लिए, तो फॉर्मुलेट करने से पहले तो ये चीज़ तो कंसिडर कर ली। अब ये सब करने के बाद में उसके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, वो एक पोजीशन में ऐसी में होगा कि वो ड्रॉ कर सकता है ऑडिट प्रोग्राम को। अब एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, व्हेन द ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू द ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी डेवलप इन 3 स्टेजेस। इसको चांद सितारे लगा लेना इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगर कोई ऑडिटर है और भाई वो पहली बार अपॉइंट हुआ है अकाउंटिंग यानी कि ऑडिट करने के लिए, ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड इन 3 स्टेजेस में, इन 3 स्टेज में पड़ा। सबसे पहले तो एक आउटर लाइन लेकर आओ, बिगिन विद अ ब्रॉड आउटर लाइन, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम में एक बिगिन आउटर लाइन, यानी कि आपको बताऊँ, आपको ये सोच कर चलना है कि भाई रिस्क हो ही सकता है, हर जगह रिस्क ही रिस्क होगा। दूसरी बात, आफ्टर द इंटरनल अकाउंटिंग प्रोसीजर हैव बीन रिव्यूड, जब आपने रिव्यू कर लिए होंगे, द डिटेल शुड बी फिल्ड
अपॉन अ कंसिडरेशन ऑफ द डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल। बस ये ध्यान रखना, आपको हमेशा ये मानना है कि इंटरनल कंट्रोल के अंदर हमेशा डेफिशिएंसी होगी ही होगी। इतना रिलाई मत कर लेना कि आप इसका फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो, आप इस पर 100% रिलाई करके चलो कि इंटरनल कंट्रोल की सिस्टम थोड़ी सी चेकिंग करी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया फैक्ट में, आपने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, तो आपको ये मान के चलना है कि डेफिशिएंसी होगी ही होगी। आफ्टर द डिटेल चेकिंग प्रोसीजर इज ओवर, द एक्सटेंट टू विच, यानी जहाँ तक द स्पेशल प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड शुड बी डिटरमाइंड। भाई सिंपल सा बात है, सबसे पहले तो एक बिगर आउटर लाइन लेकर चलना, ब्रॉड आउटर लाइन लेकर चलना, बिगिन विद अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। दूसरी बात ये मान के चले ना कि डेफिशिएंसी होगी ही होगी इंटरनल कंट्रोल के अंदर, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है। पर आफ्टर इंटरनल अकाउंटिंग प्रोसीजर हैव बीन रिव्यू, जब आपके अकाउंटिंग और इंटरनल दोनों के दोनों प्रोसीजर को क्या कर लो, रिव्यू कर लो। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आप स्पेशल प्रोसीजर देखना दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड शुड बी डिटरमाइंड, ये होने चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आप किसी का ऑडिट करने जा रहे हो, किसी के अकाउंट्स ऑफ द एंटिटी के, किसी एंटिटी के अकाउंट्स को, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है जब फर्स्ट टाइम दे रहे हो, बस इतना याद रखना फर्स्ट टाइम पे। तो ऑडिट प्रोग्राम 3 स्टेज में डेवलप होगा। सबसे पहले ब्रॉड आउटलाइन लेकर चलना, शुरुआत में डेफिशिएंसी मान लेना, और लास्ट में कोई भी प्रोसीजर स्पेशल प्रोसीजर अगर लगता है तो फॉलो कर देना, सब माना मत। अब आता है एट ईच subsequent engagement the program should be reviewed and if necessary modified on account of, जरा देखना कितना बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। इसमें बोला हर एक सब्सिक्वेंट इंगेजमेंट के बाद में एट ईच सब्सिक्वेंट इंगेजमेंट द प्रोग्राम शुड बी रिव्यूड, यानी कि वो रिव्यूड होना चाहिए। एंड इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो मॉडिफाइड भी कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, देखो रिव्यूड तो कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाइड कब कर सकते हो, अगर कोई एक्सपीरियंस गेंड हुआ आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट में, अगर कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस आए और इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेड फॉर द करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर से आएगा एक्सपीरियंस, इंपॉर्टेंट चेंज होगा इस साल में, इंटरनल कंट्रोल भी होगा इस साल में, बस इतना याद रखना, होने वाला नहीं है। गिवन बिलो आर फ्यू सर्कमस्टांसेस वेयर इन द ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव टू बी सुटेबली अल्टर्ड, यानी कि वो अल्टर्ड विल हैव टू, वुड हैव टू सुटेबली अल्टर्ड, यानी कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहला इफ द ऑडिट प्रोग्राम वर डिज़ाइन, यानी कि था, वर डिज़ाइन फॉर अ सर्टन वैल्यू ऑफ टर्नओवर, अगर टर्नओवर के लिए लगा था, एंड सब्सिक्वेंटली द टर्नओवर जो आपकी इंक्रीज हो गई, ये टर्नओवर है, वो टर्नओवर जो है सब्सिक्वेंटली इंक्रीज हो गई और आपने इसी के लिए लगाया था, भाई ऑडिट प्रोसीजर लगाया था, वो डिज़ाइन टू सर्टन वैल्यू, एक वैल्यू के लिए, मतलब इतनी हद तक वैल्यू थी उसकी टर्नओवर की, एंड सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, बाद में क्या हुआ था, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंशियली इंक्रीज, सब्सटेंशियली यानी कि बहुत, बोलते हैं ना बहुत बड़ा पार्ट सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गई। इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट डिस्कवर द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर वर नॉट एज इफेक्टिव, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, टर्नओवर बढ़ गई, तो ऐसा याद रखना चाहिए, टर्नओवर बढ़ गई, इंटरनल कंट्रोल खराब है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मिली इन द अमाउंट ऑफ बुक्स डेट, और ये स्टॉक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज आ रहा है, किसमें, बुक डेट में और आपके स्टॉक में, कोई भी सस्पिशियस या फिर एसेट मिस अप्रोप्रिएटेड लगती है, तो तब आप कर लेना, क्वेश्चन देख लेना एक बार और, मैं आपको पढ़वा देता हूँ अच्छे से। ये क्या बोल रहा है, गिवन बिलो, ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है, अगर क्वेश्चन में आया तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताओ जहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव टू बी सुटेबली अल्टर्ड, यानी कि सुटेबली अल्टर्ड हो सकता है। तो आपने कोई प्रोसीजर लगाया था, यानी कि ऑडिट प्रोसीजर लगाया था, वर डिज़ाइन किया था, इसके लिए एक सर्टेन वैल्यू ऑफ टर्नओवर के लिए, एंड सब्सिक्वेंटली में क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द टर्नओवर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इफ द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, आपने डिस्कवर किया कि जो इंटरनल कंट्रोल थे वो एज इफेक्टिव नहीं थे जो मैंने सोचा था, वैसा नहीं हुआ, बुक डेट था, बुक डेट और स्टॉक क्या हुआ, इंक्रीज हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज आया उनके अंदर, या फिर कोई भी सस्पिशियस या फिर एसेट मिस अप्रोप्रिएट लगते हैं तब। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, बहुत छोटा सा पार्ट है, थोड़े से इंपॉर्टेंट MCQ इसके लिए हैं। एक तो इसका ये वाला क्वेश्चन फॉर्मुलेटिंग ऑडिट प्रोग्राम, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब MCQ के लिए इसमें सकता है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस।